एक राज्य में विष्णु नाम के एक पंडित रहते थे। वो अपनी ज्योतिष विद्या के बड़े ही माहिर थे। इतना विद्वान होने के बाद भी उनका जीवन बड़ा ही सादगी से भरा हुआ था। उन्हें किसी तरह का कोई लालच नहीं था। उनके पास जो भी लोग आते थे वे अपनी मर्जी से जो दे जाते विष्णु पंडित रख लेते थे। किसी से कोई मांग नहीं करते थे। अगर वो चाहते तो अपनी इस विद्या के बल पर धन का ढेर लगा सकते थे। उनकी विद्या इतनी सटीक थी कि वो जो कहते वो सच निकलता था। धीरे धीरे उनके नाम के चर्चे उनके ही राज्य के पास वाले गांव मोतीपुर के एक जमींदार तक भी पहुँचे। सुनो, तुम जाकर सोनपुर राज्य के विष्णु पंडित को मेरे पास लेकर आओ। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जमींदार का आदमी विष्णु पंडित के यहाँ गया। पंडित जी, मोतीपुर गांव के मोहन सिंह जमींदार आपसे मिलना चाहते हैं, तो कृपया करके आप मेरे साथ चलिए। अगर जमींदार साहब मुझसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें खुद यहाँ मुझसे मिलने आना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उनसे मिलने की कोई इच्छा नहीं है। जमींदार को ये अपनी बेइज्जती सी लगी। एक मामूली से आदमी की ये हिम्मत कि मेरे बुलावे को ठुकरा दिया। फिर जमींदार कुछ सोचकर विष्णु पंडित के घर जा पहुंचा। हुजूर, मैं एक गरीब आदमी हूँ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। पंडित जी, मैंने सुना है कि आप ज्योतिष विद्या में बड़े ही विद्वान और माहिर हो। मैं भी ये विद्या सीखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे ये विद्या सिखा सकते हो? ये विद्या मैंने अपने पूर्वजों से सीखी है। अगर आप भी ये विद्या सीखना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसके लिए आपको मेरे घर पर आना होगा। मुझे मंजूर है, लेकिन मैं पहले आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। फिर जमींदार ने पंडित जी से कुछ बातें पूछी, जिनका विष्णु पंडित ने अपनी ज्योतिष विद्या से बिल्कुल ठीक ठीक जवाब दिया। जमींदार हैरान था, क्योंकि ये बातें उसके अलावा कोई और नहीं जानता था। उस दिन के बाद से जमींदार रोज पंडित जी के यहाँ आता और ज्योतिष विद्या का ज्ञान लेता। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाने पर पंडित जी और जमींदार में गहरी दोस्ती हो गई। फिर कुछ महीने में जमींदार पूरी ज्योतिष विद्या सीख गया। मुझे अपने दोस्त विष्णु के भाग्य का हिसाब भी लगा लेना चाहिए। फिर जमींदार ने अपनी आंखें बंद करी और विष्णु के भाग्य का हिसाब लगाया। आने वाले 40 दिन मेरे दोस्त के लिए बड़े ही अशुभ और मनहूस है। अगर 40 दिन तक वो घर से बाहर निकला तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। ये देखकर वो परेशान हुआ। वो जानता था कि उसकी गणित अब गलत नहीं हो सकती। फिर जमींदार सीधा विष्णु पंडित के पास गया। अगले 40 दिन तुम्हारे लिए बड़े ही अशुभ है। इतने दिन तुम घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि मैंने आज ही ज्योतिष विद्या के बल पर आपके भविष्य के बारे में देखा है। जमींदार की बात सुनकर पंडित जी ने खुद अपने भाग्य के बारे में देखा। सच में आने वाले 40 दिन मेरे लिए बड़े ही अशुभ है। मैंने आपको सतर्क कर दिया है। अब आप अपना ध्यान रखना। अब हम 40 दिन बाद ही मिलेंगे। ठीक है, मैं 40 दिन तक घर में ही रहूँगा। उम्मीद तो यही है कि मेरी जान सलामत रहेगी। आगे ईश्वर की इच्छा। फिर जमींदार वहां से चला गया। फिर उसी दिन से विष्णु पंडित अपने घर का दरवाजा बंद करके घर में ही रहने लगा। एक एक करके 39 दिन बीत चुके थे। फिर 40वां दिन भी आ गया। 39 दिन तो मेरे अच्छे से निकल गए। अब बस आज का दिन और है, इसलिए आज मैं अपने दोस्त मोहन सिंह जमींदार के पास जाकर आऊँगा, क्योंकि हमेशा वही मेरे घर आते हैं। मैं एक बार भी उनके पास नहीं गया। जमींदार से मिलने की खुशी में पंडित जी भूल ही गए थे कि 40वां दिन अभी पूरा नहीं गुजरा है। वो खुशी खुशी जमींदार के घर की तरफ रवाना हो गए। मोतीपुर गांव की तरफ 2 रास्ते जाते थे। एक तो सड़क का रास्ता था
और दूसरा नदी के साथ साथ जंगल का कच्चा रास्ता। शहर की तरफ से सड़क के रास्ते जाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि रास्ते में बहुत से लोग मिलेंगे और तरह तरह के सवाल पूछेंगे कि इतने दिन तक कहाँ पर थे। इसलिए नदी के रास्ते जाना ही उचित होगा। ऐसा सोचकर पंडित जी जंगल के रास्ते ही जाने लगे। लेकिन काफी देर चलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक गए। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं दिया। फिर थोड़ी दूर चलने पर ही उन्हें एक पुरानी सी झोपड़ी दिखाई दी। क्यों ना मैं थोड़ी देर इस पुरानी सी खंडर झोपड़ी में जाकर आराम कर लूं। ये सोचकर पंडित जी उस झोपड़ी के अंदर चले गए। तभी उन्हें वहाँ 7 संदूक दिखे। आखिर इस पुरानी झोपड़ी में ये 7 संदूक कहाँ से आए? आखिर क्या हो सकता है इनमें? फिर पंडित जी 7 संदूक को खोलकर देखते हैं तो उन संदूकों के अंदर खजाना भरा पड़ा था, हीरे, मोती, सोना, चांदी। ये देखकर पंडित जी थोड़ा हैरान हो गए। मुझे अपनी विद्या के बल पर इस खजाने के बारे में मालूम करना पड़ेगा कि ये खजाना किसका है। फिर पंडित जी ने अपनी आंखें बंद करी और ध्यान करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोली। मैं तो अपनी विद्या से इसके बारे में पता नहीं लगा पाया। मुझे इस बारे में अपने दोस्त मोहन सिंह जमींदार को बताना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी दौलत मेरे किस काम की। ऐसा सोचकर पंडित जी वापस दूसरा रास्ता पकड़कर जल्दी से जमींदार के पास पहुँचे। पंडित जी को देखकर जमींदार बहुत ही खुश हुआ। अरे पंडित जी, आपको तो पता है ना, अभी 40 दिन पूरे होने में 1 दिन बाकी है, तो आप आज घर के बाहर क्यों आ गए? हाँ, मुझे मालूम है कि आज 40वां दिन है और बाकी के 39 दिनों की तरह ये दिन भी खुशी से बीत जाएगा। लेकिन हैरानी की बात है कि आज का दिन मेरे लिए बड़ा ही भाग्यशाली दिन है। इसके बाद पंडित जी ने खजाना मिलने की बात जमींदार को बता दी। इतनी दौलत का भला मैं क्या करूँगा, वो खजाना आप रख लेना। हाँ, अगर आपका दिल चाहे तो उसमें से कुछ मुझे भी दे देना। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुरंत अपन उस खजाने वाली जगह चलते हैं। फिर वो दोनों अकेले चुपचाप उस खजाने वाली जगह चले गए। इतना सारा खजाना देखकर जमींदार की आंखें फटी की फटी रह गई और उसके मन में तुरंत बेईमानी आ गई। कहीं ऐसा ना हो कि ये पंडित किसी और से इतने बड़े खजाने की बात कह दे और ये बात होते होते राजा के कानों तक पहुंच जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो इस खजाने पर राजा कब्जा कर लेगा और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए जरूरी है कि मैं पंडित का काम तमाम कर दूं। ये सोचकर जमींदार ने तुरंत चाकू बाहर निकाला। ये देखकर विष्णु पंडित बहुत हैरान हो गया। मोहन सिंह जी, क्या बात है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? हाँ, गलती तो तुमसे हुई है, और तुम्हारी गलती ये है कि इतने बड़े खजाने के बारे में तुमने मुझे बता दिया। अब मुझे डर है कि अगर तुमने ये बात किसी और से कही तो खजाना मेरे हाथ से चला जाएगा, इसलिए तुम्हारी जुबान बंद करना जरूरी है। मैं आपको वचन देता हूँ कि ये बात मैं किसी से नहीं कहूँगा। बकवास बंद करो, तुम अपनी जान बचाने के लिए ये वचन दे रहे हो। विष्णु पंडित ने बहुत विनती की, लेकिन जमींदार के सर पर तो खजाने का ही भूत सवार था। मित्र, अगर तुम मेरी जान लेना ही चाहते हो तो मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर देना। मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है, उसे कभी मत बताना कि मेरी मौत हो चुकी है। ठीक है, मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूँगा। ये कहकर उसने अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया और उसी झोपड़ी के अंदर दफना दिया और वापस अपने घर लौट गया। घर पहुंचकर उसने अपने भरोसेमंद आदमियों को भेजकर रातों रात वो खजाना अपने घर मंगवा लिया। अगले दिन सुबह जमींदार विष्णु पंडित के यहाँ गया
मैंने पंडित जी को एक विशेष काम से दूसरे देश भेज दिया है, तो आप उनकी बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। ऐसा कहकर जमींदार वहां से चला गया। फिर कुछ दिनों बाद विष्णु पंडित के घर पर एक चांद से बच्चे का जन्म हुआ। पंडित की पत्नी रमा ने उसके बेटे का नाम सूरज रखा। फिर कुछ दिन बीतने पर रमा अपने पति की तलाश में जमींदार के यहाँ गई। अरे कौन हो तुम? यहाँ से चली जाओ। यहाँ कोई पंडित जी नहीं आएंगे तो हम उन्हें भेज देंगे, लेकिन अभी तुम यहाँ से चली जाओ। इस तरह जमींदार के आदमियों ने रमा को वहाँ से भगा दिया। रमा इसी को अपना भाग्य समझकर घर लौट आई। फिर रमा मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पालने लगी और विष्णु का बेटा सूरज बहुत ही बुद्धिमान था। उसकी माँ ने उसकी शिक्षा के लिए पास ही में रहने वाले एक संत के पास उसे भेजा। फिर ऐसे ही कुछ साल बीत जाने पर सूरज बड़ा हो गया। तुम्हें पता है, अपने विष्णु पंडित जी का बेटा सूरज उनसे भी बुद्धिमान और ज्ञानी है। एक दिन सूरज को अपने घर पर एक पुरानी किताब मिली। माँ, ये किताब किसकी है और क्या है इस किताब में? बेटा, ये तुम्हारे नाना की लिखी हुई किताब है। वो भी एक बहुत ही बड़े ज्योतिषी और भविष्यकर्ता थे। सूरज को वो किताब बड़ी ही दिलचस्प लगी। किताब के पहले पन्ने पर ही लिखा था कि जो भी इस किताब को पूरा पढ़कर समझ लेगा, वो भूत और भविष्य की सभी बातें जान सकेगा और साथ ही साथ किसी के मन की बात जान पाएगा। सूरज उस किताब को बड़े ही ध्यान से पढ़ने लगा। थोड़ी देर के बाद वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, साथ ही किताब भी पढ़ता जा रहा था। फिर अचानक ही हंसने लगा। उसकी माँ हैरानी से ये सब देख रही थी। क्या हुआ बेटा, तुम कभी हंस रहे हो तो कभी रो रहे हो? माँ, ये एक अजीब किताब है। इसे पढ़कर मुझे पता चल गया है कि मेरे पिता को एक जालिम आदमी ने मार डाला है। यही वजह है कि मैं रो पड़ा और हंसा इसलिए कि एक दिन मैं अपने पिता की मौत का बदला जरूर लूँगा। सच बात जानकर रमा बहुत रोई। माँ, ये किताब मुझे बताती है कि एक दिन राजा भानु प्रताप मुझे अपना मंत्री बनाएंगे और मेरे पिता का कंकाल अभी भी वहीं पर दबा है जहाँ से उस जमींदार ने खजाना लिया है और उसने वहीं पर मेरे पिता की हत्या की थी। अच्छा माँ, अब मैं बाजार जाकर कुछ खाने पीने का राशन लेकर आता हूँ। लेकिन बेटा, राशन के लिए हमारे पास पैसे तो नहीं है। माँ, तुम चिंता ना करो। इस किताब ने मुझे ऐसा तरीका बताया है जिससे बिना पैसे के ही हमें राशन मिल जाएगा। ये कहकर सूरज गांव के सेठ के पास गया। सेठ जी, क्या आप मुझे जानते हो? हाँ, तुम विष्णु पंडित के बेटे हो। ठीक कहा आपने। तो कल से रोज मेरे घर पर एक गेहूं की बोरी भेज देना और साथ ही साथ रोज 1 किलो घी भी भेज देना। वो सब तो ठीक है, लेकिन इसके पैसे कौन देगा? सूरज ने घूरकर सेठ को देखा। सेठ जी, भूल गए कि अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक किसान को आपके पास 100 किलो अनाज बेचने के लिए लाया था और आपने धोखे से उसका सारा अनाज हथिया लिया था। और यही बात मैं अपने न्यायप्रिय राजा को बता दूं तो वो आपको कारागार में डलवा देंगे। सूरज के मुंह से ये बात सुनकर बनिया थर थर कांपने लगा। सूरज के बच्चे ने तो मेरा सारा राज जान लिया है। लगता है इसने भी इसके पिता की तरह ज्योतिष विद्या सीख ली है। ठीक है, मैं वैसा ही करूँगा जैसे तुम कहते हो, लेकिन मेरी शिकायत राजा से मत करना। सूरज वापस अपने घर चला गया। अब वो आराम से अपने नाना की लिखी हुई किताब पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो किताब पढ़ता चला गया, सैकड़ों और हजारों बातें उसे मालूम होती चली गई। माँ, मैं अपने पिता का बदला लेने के लिए उस जालिम मोहन सिंह जमींदार के पास जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। फिर सूरज मोतीपुर गांव की ओर निकल गया।
काफी देर चलने के बाद वो जमींदार के वहाँ पहुँच गया। जमींदार को बाहर बुलाओ, मुझे उससे मिलना है, क्योंकि अब उसके इस धरती पर कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। अरे भाई, कौन है जो तू इस तरह से बोल रहा है? भाग जा यहाँ से। सूरज और आदमी की आवाज जमींदार के घर के अंदर तक गई तो जमींदार घर के बाहर आ गया। क्या हो रहा है यहाँ पर और कौन है ये आदमी? मालिक, ये बहुत ही अजीब तरीके की बातें कर रहा है। कह रहा है कि आप कुछ ही दिनों में इस धरती से चले जाओगे। आदमी की ये बात सुनकर जमींदार सूरज को गौर से देखने लगा। ठीक है, तुम अंदर जाओ, मैं इससे बात करता हूँ। फिर आदमी वहाँ से चला गया। अरे भाई, कौन हो तुम और क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सूरज है और मैं विष्णु पंडित का बेटा हूँ। विष्णु पंडित का नाम सुनकर जमींदार थर थर कांपने लगा, लेकिन फिर वो संभल कर बोला, तेरे पिता को मैं जानता हूँ, वो बड़े ही नेक आदमी है। मैंने उन्हें एक काम से देश से बाहर भेजा हुआ है। ये सुनकर सूरज को गुस्सा आ गया। आप गलत कहते हैं, मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें एक निर्दयी आदमी ने धन के लालच में मार डाला है। अब मैं अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता हूँ। ये बात सुनकर जमींदार के होश उड़ गए। इस लड़के को सब मालूम है और ये मुझसे बदला लेकर ही रहेगा। किसी तरह धोखे से इसे ठिकाने लगाना पड़ेगा। दुख की बात है कि तुम्हारे पिता की हत्या हो गई है। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन अब मैं उस पापी को अपने न्यायप्रिय राजा से सजा दिलाऊंगा। अच्छा, अब तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं आज आपको चेतावनी देने आया था, क्योंकि आपने ही मेरे पिता को मारा है। लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ, आप सावधान रहना। ऐसा कहकर सूरज वहाँ से चला गया। अभी एक लड़का सोनपुर राज्य की ओर जा रहा है। तुम उसे रास्ते में ही किसी तरह धोखे से मार दो। अगर तुम मेरा ये काम कर दो तो मैं तुम्हारी मन की इच्छा पूरी कर दूंगा और साथ ही साथ तुम्हें हीरे जवाहरात से तोल दूंगा। जमींदार का नौकर तुरंत सूरज के पीछे गया। थोड़ी देर चलने पर सूरज उसे मिल गया। अरे ओ लड़के, रुक जा यहीं। अच्छा, तो तुम आ ही गए। तुम्हें जमींदार साहब ने ही भेजा है ना? लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जमींदार तुम्हारे मन की इच्छा कभी पूरी नहीं करेगा। वो बहुत झूठा आदमी है। अगर तुमने मुझे मार दिया तो जमींदार भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। सूरज की ये बात सुनकर वो आदमी हैरान हो गया। तुझे क्या पता मेरी क्या इच्छा है? मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम जमींदार की बेटी से शादी करना चाहते हो और मन ही मन जमींदार की बेटी भी तुमसे प्यार करती है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरी यही मन की इच्छा है। मैं तुम्हारी शादी जमींदार की बेटी से करवा सकता हूँ और वो समय जल्दी ही आने वाला है जब जमींदार को मेरी जरूरत पड़ेगी। मगर तुम उस वक्त तक उसे मेरा पता मत बताना, जब तक कि वो तुम्हें एक तमाचा ना मार दे। लेकिन जमींदार ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। हाँ, तो तुम जमींदार से जाकर कह देना कि तुमने मुझे मार दिया है। फिर सूरज वहाँ से अपने घर की ओर लौट गया। शाम होने पर वो नौकर जमींदार के पास जाकर बोला, मैंने उस लड़के को मार दिया है मालिक। नौकर की ये बात सुनकर जमींदार संतुष्ट हो गया कि उसके रास्ते का कांटा साफ हो गया। उसी दिन रात को उसी राज्य के राजा भानु प्रताप को एक बहुत ही अजीब सपना आया। लेकिन सुबह होते ही राजा वो सपना भूल गए। उन्होंने दरबार में सभी मंत्रियों से कहा, रात को मैंने एक सपना देखा था। मुझे उस सपने के बारे में जानना है कि उस सपने का क्या मतलब है। राजा की ये बात सुनकर दरबार के सारे मंत्री हैरान हो गए। महाराज, मैं मोतीपुर के एक जमींदार को जानता हूँ। वो ज्योतिष विद्या जानता है। शायद वो इस बारे में आपको कुछ बता पाए। ठीक है, तो उसे दरबार में हाजिर किया जाए। फिर एक सैनिक जमींदार को बुलाकर लाता है, लेकिन जमींदार भी अपनी ज्योतिष विद्या के बल पर राजा को उनके सपने के बारे में नहीं बता पाता।
अगर तुम 10 दिन के अंदर मुझे मेरे सपने के बारे में नहीं बता सके तो मैं तुम्हें फांसी की सजा दिलवा दूंगा। राजा की ये बात सुनकर जमींदार बहुत घबरा गया। ठीक है महाराज, आप मुझे 10 दिन की मोहलत दे दीजिए। मैं आपके सपने के बारे में जरूर पता लगा लूंगा। जमींदार वहाँ से अपने घर चला गया। इसी तरह 9 दिन बीत गए, लेकिन जमींदार अभी तक राजा के सपने के बारे में पता नहीं लगा सका। तभी उसे विष्णु पंडित के बेटे का ख्याल आया। मैंने फालतू में ही सूरज को मरवा डाला। अगर आज वो जिंदा होता तो जरूर मुझे राजा के सपने के बारे में बता देता, लेकिन वो बहुत बुद्धिमान लड़का है। हो सकता है वो अभी जिंदा हो। मुझे उस नौकर से जाकर पूछना चाहिए। फिर जमींदार उस नौकर के पास गया। बहुत दिनों पहले मैंने एक लड़के को मारने को कहा था। मुझे यकीन है वो तुम्हारे हाथों से बच निकला होगा। नहीं हुजूर, मैंने तो उसे मार दिया है। जमींदार को ये सुनकर गुस्सा आ गया और उसने नौकर के एक तमाचा मार दिया। तुम झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, वो कहाँ है? हाँ मालिक, सच बात तो ये है कि वो लड़का जिंदा है। ये बात तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताई? हुजूर, मुझे उस लड़के ने कहा था जब तक आप मुझे एक तमाचा न मार दो, जब तक मैं आपको कुछ न बताऊं। ठीक है, अब तुम जाओ और सूरज को मेरे पास लेकर आओ। नौकर तुरंत सूरज के घर पर गया और उसे लेकर जमींदार के पास आया। सूरज, मुझे माफ कर दो। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ और मुझे यकीन है तुम मुझे उस मुसीबत से बचा सकते हो। राजा भानु प्रताप ने एक सपना देखा है और वो उस सपने को भूल चुके हैं कि वो क्या सपना था। तुम अपनी विद्या के बल पर उनका सपना बताओ और उस सपने का मतलब भी बताओ। ठीक है, अगर ये बात है तो कल आप दरबार में राजा से कहिएगा कि आपका एक शिष्य आपके सपने के बारे में बता सकता है और फिर दरबार में मुझे बुला लीजिएगा। मैं वहीं पर राजा के सपने का राज बता दूंगा। इस समय मुझे जाने दीजिए। जमींदार बेचारा क्या करता, वो इस बात पर राजी हो गया। मेरा एक शिष्य है जो आपके सपने का रहस्य बता सकता है। राजा ने तुरंत एक सिपाही को सूरज को बुलाने के लिए भेज दिया। फिर सूरज दरबार में उपस्थित हुआ। महाराज, इस जमींदार ने मेरे पिता की हत्या की है। नहीं नहीं हुजूर, ये झूठ बोलता है। मैंने इसके पिता को एक काम से देश के बाहर भेजा हुआ है। ठीक है, मैं इस बात की छानबीन करूंगा। पहले तुम ये बताओ कि मैंने क्या सपना देखा और उस सपने का क्या मतलब है। महाराज, आपने देखा कि आसमान से उड़ता हुआ एक पक्षी आया। उसकी चोंच में अंगूर का एक गुच्छा था। उस अंगूर के गुच्छे में कुल 7 अंगूर थे। पक्षी ने वो गुच्छा आपके हाथ पर रखा और उड़ गया। लेकिन जब आप अंगूर खाने लगे तो एक कौवा आया और उस गुच्छे को आपके हाथ से लेकर उड़ गया। हाँ, सच कहा तुमने। मैंने बिल्कुल यही सपना देखा था। अब तुम ये बताओ कि इस सपने का क्या मतलब है। हुजूर, आपके सपने की सच्चाई आपके सामने ही मौजूद है। मेरे पिता विष्णु को 7 संदूक मिले थे जो खजाने से भरे हुए थे। मेरे पिता ने इस बात की जानकारी जमींदार जी को दी तो जमींदार जी ने लालच में आकर मेरे पिता की हत्या कर दी ताकि वो खजाने की बात किसी और को ना बता सके। और जो खजाना राज खजाने में जाना चाहिए था वो इस जमींदार के कब्जे में है। मेरे पिता को मारकर जमींदार ने वहीं दफना दिया था। यही आपके सपने की असलियत है महाराज। जमींदार को तुरंत कारागार में डाल दिया जाए और इस बात का पता लगाया जाए। जमींदार के घर की तलाशी ली गई, जहाँ पर वो 7 खजाने से भरे हुए संदूक भी मिल गए। उस पुरानी झोपड़ी में सूरज के पिता का कंकाल भी मिल गया। मोहन सिंह जमींदार को इस गलती की फांसी की सजा दी जाए। और सूरज, तुम बहुत ही बुद्धिमान युवक हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मंत्री बन जाओ। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि बुरे काम का हमेशा बुरा ही नतीजा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।